देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नाउन के बारे में। नाउन को बड़ी गहराई से समझेंगे। ये एक कंप्लीट लेक्चर होगा नाउन के ऊपर और हम लोग आज से अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर के ऊपर, जिसमें हम लोग फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड सारा का सारा ग्रामर पढ़ेंगे। सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लॉजेस, फ्रेजेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, फ्रेजेस है, टेंस है, नरेशन है, वॉइस है, क्वेश्चन टैग है, सिक्वेंस ऑफ टेंस है। वो सारी सारी चीज़ें हम लोग बड़ी गहराई से देखेंगे और इस सीरीज को एकदम परफेक्ट वे में फिनिश करेंगे और एक एक पार्टिकुलर चीज़ को या उसके पार्ट को ग्रामर के कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा अगर आप रेने मार्टिन का बैच पढ़ना चाहते हो, माइकल स्वॉन का, एसपी बख्शी का, जिसमें ग्रामर और एक्सरसाइज दोनों करवा रखी हैं, वो सारी सारी चीज़ें जो हैं उपहार क्लासेस ऐप पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा 1200 से ज़्यादा प्रपोजिशन मैंने यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रखी है ट्रिक के साथ में। अगर उसकी पीडीएफ चाहिए या यूट्यूब पे कंप्लीट ग्रामर का कोर्स मैंने पढ़ा रखा, उसके 420 से ज़्यादा या 425 के आसपास पेजेस हैं आगे पीछे मिला करके। उसकी पीडीएफ चाहते हैं तो वो हर एक चीज़ अपने ऐप पर अवेलेबल है, जा कर के आप वहाँ से देख सकते हो। तो आइए डिस्कस करते हैं इस पूरी सीरीज में। अब मैं जितना भी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको इंग्लिश के साथ में हिंदी भी देखने को मिलेगी स्क्रीन पर और आपको हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगी। तो डिस्कस करते हैं नाउन के बारे में कि नाउन किस तरह से ग्रामर में फंक्शन करता है। तो पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ अ नाउन। एक नाउन की डेफिनेशन क्या हो सकती है, वो कैसे क्या उसके बारे में जाना जाता है। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन। नाउन एक वह शब्द होता है जो किसी इंसान के नाम को, उसके नामकरण उसका करता है। बेसिकली वो क्या है, लड़का है, लड़की है, राम है, मोहन है, बॉय है, गर्ल है, विमन है, ज्यूरी है, पुलिस है। फीलिंग के बेस पर कोई नाउन है, उसके अंदर मातृत्व आ गया, इस तरह के वर्ड्स को वहाँ पर नाउन डिफाइन करता है। किसी प्लेस के बारे में बताना, किसी थिंग के बारे में बताना, किसी आइडिया के बारे में बताना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में कोई बात करता है तो वह करता है केवल और केवल नाउन। नाउन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। नाउन जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं एक लैंग्वेज के अंदर। दे हेल्प अस लेबल द वर्ड अराउंड अस। जो भी हम लोग आज के टाइम पे दुनिया में देखते हैं वो सारी सारी चीज़ नाउन होती हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तौर पर देखा जाए तो हर एक शब्द जो है वो नाउन ही होता है। अलाउइंग अस टू रेफर टू एवरीथिंग फ्रॉम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। तो कहने का मतलब है चाहे वो देखने में हो, चाहे मूर्त हो या अमूर्त हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वह चीज़ हमारी नाउन ही कहलाती है। अब देखते हैं कि नाउन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे क्या होते हैं। पहला तो आपका होता है, ऐसे होते तो वैसे बहुत सारे हैं लेकिन हम उसमें दो कैटेगरी में उसको डिवाइड करेंगे। पहला है टेंजिबल, दूसरा है नॉन टेंजिबल या फिर इनटेंजिबल, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक वो जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जो दूसरा होता है इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो फीलिंग के बेस्ड पर होता है। सेवरल नाउन्स रेफर टू थिंग्स वी कैन फिजिकली एक्सपीरियंस टेंजिबल। ऐसे बहुत सारे शब्द, बहुत सारी चीज़ें जो हम जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, वो आपका फिजिकली लेवल पे जो इसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो हमारा नाउन कहलाता है टेंजिबल, यानी कि जिसको हम छू सकते हैं। वाइल जबकि अदर्स रेफर टू आइडियाज़ और क्वालिटीज़, जबकि कुछ अलग होते हैं वो आइडियाज़ और क्वालिटी को रेफर करते हैं, जिसको हम इंटेंजिबल कहते हैं। ठीक है, स्पर्शीय या अमूर्त, जिस तरह से आपको टेंजिबल और इंटेंजिबल के बारे में हिंदी जाननी थी वो इसकी हिंदी ये रही। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है ग्रामर में नाउन के अंदर, सिंगुलर का और प्लूरल का। इन दोनों में अलग अलग चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। नाउन्स यूजुअली कम इन सिंगुलर, यानी कि एक एंटिटी के तौर पर या एक सिंगुलर नाउन के तौर पर नाउन का यूज़ किया जाता है। एंड प्लूरल नाउन मोर देन वन फॉर्म्स, और उसको हम प्लूरल बनाते हैं जिसका मतलब होता है एक से ज़्यादा। ये आपको याद रखना होगा। जैसे कि हमने लिखा कैट, तो इसका मतलब डिफ़ॉल्ट के वे में अगर चीज़ों को हम देखें तो सिंगुलर होती हैं और उसको हम प्लूरल बनाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है आपका सिंगुलर और प्लूरल जो होता है उसको बनाया जाता है। तो कैट का हो जाएगा कैट्स, तो कहीं एस लगेगा, कहीं ई एस लगेगा, कहीं कुछ लगेगा, कहीं वी ई एस हो जाएगा, वो हम आगे चल के देखेंगे।
फिर बात करते हैं मॉडिफायर्स के बारे में। मॉडिफायर्स क्या होते हैं? जो नाउन की मीनिंग को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, उसकी मीनिंग को और ज़्यादा कन्वे करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। दे कैन बी मॉडिफाइड बाई एडजेक्टिव्स। जो मॉडिफायर्स होते हैं उसमें एडजेक्टिव्स देखने को मिलती हैं नाउन के अंदर या नाउन के साथ में। डिटर्मिनर्स होते हैं उसके अंदर, क्वांटिफायर्स होते हैं जो क्वांटिटी बताते हैं, एंड समटाइम्स इवन बाय रिलेटिव क्लॉजेस टू प्रोवाइड मोर डिटेल्स। और कभी कभी रिलेटिव क्लॉजेस का यूज़ करते हैं या रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करते हैं जो कि उस नाउन को और ज़्यादा उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करता है। जैसे हमने लिखा बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अपने आप में एक इनफ वर्ड है, ये पर्याप्त है, इससे बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पर बिल्डिंग कैसी है? टॉल है, एक ऊंची बिल्डिंग है। और कौन सी बिल्डिंग है? द बिल्डिंग, कोई निश्चित बिल्डिंग। तो यहाँ पे डिटर्मिनर भी आ रहा है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव भी आ रही है और उसके बाद एक नाउन आ रहा है, और तीनों को मिला करके बोलते हैं हम ग्रामर के अंदर नाउन फ्रेज। ये बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में कि कितने टाइप्स के नाउन हो सकते हैं। तो नाउन्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन वेरियस वेज। नाउन को कैटेगराइज अगर करना है तो वो उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। ईच सर्विंग अ डिफरेंट पर्पस इन लैंग्वेज। और लैंग्वेज के अंदर हर एक का एक अलग ही महत्व होता है, वो एक अलग पर्पस को, एक अलग उद्देश्य पे वो काम करता है। जैसे कि कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स के बारे में बात हम करते हैं, तो कॉमन नाउन्स के पहले समझ लेते हैं। दीज रेफर टू जनरल आइटम्स। जो कॉमन नाउन्स होते हैं वो जनरल आइटम्स को रेफर करते हैं, पीपल इन जनरल को रेफर करते हैं, प्लेसेस इन जनरल में रेफर करते हैं। दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे बिगिन इन अ सेंटेंस या दे बिगिन अ सेंटेंस। बेसिकली जो कॉमन नाउन्स होते हैं वो जनरल होते हैं। जैसे कि मैंने बोला मैन, तो वो जनरल सेंस में यूज़ हुआ है। मैं बोलूँ राम, तो वो हो जाएगा स्पेसिफिक, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो आइटम्स हैं, पीपल हैं, प्लेसेस हैं, कुछ भी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग में छोड़ करके, तो वो कहलाते हैं कॉमन नाउन। और सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर इन्हीं वर्ड से हो रही तो वो कैपिटल में लेटर में लिखे जाएंगे, अदरवाइज इनको स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि सिटी लिखें, डॉग लिखें, टीचर लिखें, ये सारे कॉमन नाउन हैं। अब सिटी की जगह मैं दिल्ली लिख दूँ तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। डॉग की जगह अगर मैं रॉकी लिख दूँ तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। टीचर की जगह अगर मैं मोहन लिख देता हूँ तो ये कॉमन नाउन की जगह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो ये और ये प्रॉपर नाउन है, और सिटी, डॉग, टीचर कोई भी हो सकता है, तो इसलिए इसको बोलेंगे कॉमन नाउन। फिर बात करते हैं प्रॉपर नाउन्स के बारे में। दीज नाउन these name specific individuals, places और organizations and are always capitalized। पहले तो ये समझिए कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो किसी इंडिविजुअल का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है, किसी संस्था का नाम हो सकता है, और इन्हें हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। यानी स्टार्टिंग इस वर्ड की जो होती है वो कैपिटल लेटर की होती है, भले ही वो सेंटेंस के स्टार्ट में हो, वो मिडिल में हो या वो एंड में, उससे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि मैंने मुंबई लिखा, तो मुंबई स्टार्टिंग में आए, चाहे मिडिल में आए, चाहे एंड में आए, उसको हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, उसका एम पहला। फ्लफी, फ्लफी जो है वो किसी इंसान का नाम या डॉग का नाम हो सकता है, तो वो स्मॉल लेटर की जगह कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो उसका एच और उसका यूनिवर्सिटी का यू, ये दोनों कैपिटल लेटर में ही लिखे जाएंगे। फिर बात करते हैं कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो पहले कॉन्क्रीट नाउन्स के बारे में बात करते हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे कि दीज डेनोट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और एंटिटीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड थ्रू द सेंसेस। ये वे नाउन्स होते हैं जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के तौर पे जाने जाते हैं या एंटिटीज होते हैं, दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, जो कि ऑब्जर्व किए जा सकते हैं हमारे सेंसेस के द्वारा, जो हमारी जैसे टच करना या स्मेल करना, इस तरह से, या देख पाना, ये सारी सेंसेस के तौर पे जाने जाते हैं। जैसे कि ट्री को देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, रेन को देख सकते हैं और उस वाटर को टच भी कर सकते हैं, परफ्यूम को भी टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि हाँ वो लिक्विड फॉर्म में है। तो ये सारे कह रहे हैं कॉन्क्रीट नाउन्स आपके। फिर बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में।
ये क्या होते हैं, ये कोई आइडिया हो सकता है, दिखाई देगा, महसूस करेंगे हम लोग। इमोशंस होते हैं और कॉन्सेप्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच, और कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसी धारणाएं जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जैसे कि लव, ब्रेवरी, बहादुरी, ट्रुथ, सत्य, इनको देखा नहीं जा सकता है, इनको महसूस किया जाता है। ये भावनाओं किस तरह पर होती हैं। फिर बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। हम एक एक कैटेगरी बात कर रहे हैं ताकि हम एक एक कैटेगरी को डिटेल में सीख सकें। तो पहले बात करते हैं काउंटेबल नाउन्स के बारे में। दीज आर आइटम्स, ये वो आइटम्स है, ये वो नाउन्स होते हैं दैट कैन बी काउंटेड इंडिविजुअली, जिनको हम अलग अलग तौर पर गिन सकते हैं। एंड हैव डिस्टिंक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, और इनके अलग अलग एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स के अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमने लिखा एप्पल, तो ये कितना हो जाएगा, एक। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए एप्पल, एन एप्पल, या फिर वन एप्पल हम लिख सकते हैं। और इसकी जगह हम लिख सकते हैं टू एप्पल्स भी कर सकते हैं, फोर एप्पल्स कर सकते हैं, केवल एप्पल्स भी लिख सकते हैं हम, ये सब कर सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, और इनको हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये सब इसके अंदर होता है। और बात करें अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में, तो ये कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो सकता है दैट कैन नॉट बी ईजिली काउंटेड, जिसको या तो आसानी से काउंट नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लो आपके राइस है, काउंट कर सकते लेकिन ईजिली काउंटेड नहीं, काउंटेबल वो नहीं है, उसको काउंट नहीं कर सकते हो। एज इंडिविजुअल यूनिट्स, आप अलग अलग तौर पर न गिन सकते हो, ना उसको अलग अलग तौर पर सेल कर सकते हो, वो बल्क में ही सेल किए जाते हैं इस वजह से। जैसे मिल्क, ठीक है, जैसे कि आपका इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपका राइस, ये सारे सारे अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, क्योंकि आप इनको पर्टिकुलर अलग अलग नहीं कर सकते हो। अगर अलग अलग कर सकते तो वो अलग अलग तौर पर ना तो सेल होते, ना ही वो यूज़ होते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। तो इसलिए ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में ही आते हैं। फिर बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। कलेक्टिव नाउन्स डिनोट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कलेक्टिव नाउन में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ग्रुप के तौर पर काउंट किए जाते हैं, उनको वैसे ही माना जाता है एक साथ में। आइटम्स कंसिडर्ड एज वन होल, और जो भी आइटम्स अगर हैं, कोई भी पीपल है, तो उनको एज ए होल के तौर पर कंसिडर किया जाता है। दे सिंप्लीफाई स्पीच बाय ट्रीटिंग मैनी आइटम्स एज वन यूनिट, और इसमें क्या होता है कि जो आपकी आइटम्स हैं, जो भी आपकी कुछ भी आपकी चीज़ है, उसको एज ए होल के तौर पर, एज ए यूनिट के तौर पर कंसिडर किया जाता है। जैसे कि लेते हैं ऑडियंस, तो ऑडियंस का मतलब बहुत सारे लोग, लड़के, लड़कियां, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, है ना, मेल फीमेल, हर एक चीज़ उसमें देखने को मिलती है। जैसे कि कमिटी है, तो कमिटी पता आपको सब लोग होते हैं। हर्ड, जो जानवरों का झुंड होता है, उसमें भी हर एक प्रकार के, हर एक मतलब छोटे बड़े हर तरह के उसमें एनिमल्स होते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। तो ये सब कहलाएंगे कलेक्टिव नाउन्स। फिर बात करते हैं कंपाउंड नाउन्स के बारे में। Compound nouns are formed by combining two or more words to create a new, दो या दो से अधिक शब्दों को जब आपस में मिलाते हैं, कोई एक नया शब्द बनता है, तो शब्द समूह को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड नाउन। सिंगल नाउन विद अ डिस्टिंक्ट मीनिंग, वो सारे सारे नाउन्स आपस में मिलेंगे लेकिन एक नया अर्थ निकालेंगे, ये भी आपको याद रखना होगा। दे कैन बी रिटन एज वन वर्ड, या तो हम उनको एज ए सिंगल वर्ड मान सकते हैं, या हम चाहें तो वहाँ पर हाइफन भी लगा सकते हैं। से जो आपका डैश होता है उससे छोटा हाइफन कहलाता है। एज और एज सेपरेट वर्ड्स एक्टिंग टुगेदर, और शब्द अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका मीनिंग एक साथ निकल रहा होगा, तो वो एक ही शब्द की कैटेगरी में माना जाएगा आपका। अब ये हाइफन क्या होता है, डैश क्या होता है, ऑक्सफोर्ड कोमा क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हो। पंक्चुएशन नाम का जो चैप्टर मैंने सीरीज पढ़ा रखी है, उसमें बता रखा है सब कुछ। जैसे हमने लिया सनफ्लावर, तो सन अलग है, फ्लावर अलग है, लेकिन दोनों को मिलाकर के लिखा है और एक सिंगल वर्ड बना दिया है, सूरजमुखी का फूल। मदर इन लॉ, तीन अलग अलग वर्ड हैं, हाइफन से जोड़ रखा है, तीनों एक साथ मिलकर के एक ही काम कर रहे हैं, जिसका एक ही अर्थ निकल रहा है, वो आप समझ गए होंगे।
और अगला है जो अलग अलग लिखा है लेकिन माना एक ही जाएगा, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल एक ही चीज होती है, तो स्विमिंग अलग है, पूल अलग है, लेकिन दोनों मिलाकर लिखेंगे तो वो एक चीज का नाम बता रहा है, स्विमिंग पूल। फिर अगला आपका है फंक्शंस ऑफ नाउन्स इन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में नाउन आखिर में किस तरह से फंक्शन करता है, ये चीज बहुत जरूरी है इंग्लिश को सीखने के लिए। तो नाउन्स परफॉर्म सेवरल क्रिटिकल फंक्शंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें नाउन का एक बहुत ही क्रिटिकल फंक्शन होता है वहाँ पर, क्योंकि वो मल्टीपल फंक्शंस करता है ये आपका नाउन किसी सेंटेंस के अंदर, कंट्रीब्यूटिंग टू क्लैरिटी एंड मीनिंग। और जब इसका यूज़ करते हैं तो इससे एक तो मीनिंग क्लियर होता है और उसमें स्पष्टता आती सेंटेंस के अंदर आखिर में नाउन किस तरह से काम कर रहा है। जैसे कि पहला आपका जो फंक्शन है नाउन का वो होता है सब्जेक्ट के तौर पर, जैसे कि द नाउन दैट परफॉर्म्स और कंट्रोल्स द एक्शन इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में कोई शब्द यानी कि कोई नाउन जो परफॉर्म करे या कंट्रोल करे उस एक्शन को, या जो उस एक्शन को कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं आपका सब्जेक्ट के तौर पर यूज होने वाला नाउन। नाउन यूजिंग एज ए सब्जेक्ट उसको कह सकते हैं फिलहाल। जैसे कि दी आर्टिस्ट पेंट्स ब्यूटिफुली। जो कलाकार होते हैं वो बहुत ही सुंदरता से पेंटिंग करते हैं। तो पेंट कौन करता है, आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट हो जाएगा आपका नाउन जो कि एक सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसकी वर्ब हो जाएगी पेंट्स, और ब्यूटीफुली हो जाएगा उसका एडवर्ब। इस तरह से फिर नाउन को हमें ये भी समझना होगा कि नाउन दो टाइप से काम करता है। एक तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। तो डायरेक्ट वो होता है जिसके साथ में वो काम हो रहा होता है, और इनडायरेक्ट वो होता है जिसको वो चीज़ रिसीव हो रही होती है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं नाउन्स कैन सर्व एज द ऑब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन। यानी कि कोई एक्शन जो किया जा रहा है उसका जो रिसीवर है तो वो आपका होता है एक ऑब्जेक्ट, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो बेनिफिशियरी होता है। मतलब उस एक्शन को जो इनडायरेक्टली जो रिसीव करता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हालांकि लोग कहते हैं कि जो लिविंग होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो नॉन लिविंग होता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी एक ही सेंटेंस में दो दो लिविंग पर्सन आ जाते हैं तो उसमें एक रिसीवर होता है, एक बेनिफिशियरी इसमें होता है। हालांकि वो कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में, और ये चीज़ कहीं ना कहीं रैना मार्टिन में बताई गई है, आप उसमें भी पढ़ सकते हो। उसका बैच अगर चाहिए हो आपको तो आप उपहार क्लासेस ऐप पर जाकर के उसको ले सकते हो। ओनली 499 रुपीज़ में अवेलेबल है। जैसे कि सी रीड्स, तो सी रीड्स व्हाट, वह क्या पढ़ती है, तो आंसर आया अ नॉवेल। तो जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दो ऑब्जेक्ट रखे होते हैं वो तो या तो होता है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब क्या से व्हाट से क्वेश्चन निकल के आता है तो कहलाता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो होम से निकल के आता है वो हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सी रीड्स व्हाट, तो आंसर आया अ नॉवेल। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ही गेव हिज फ्रेंड अ गिफ्ट, ही गेव होम, तो आंसर आया हिज फ्रेंड। तो ये आपका कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव व्हाट, तो आंसर आया अ गिफ्ट, तो ये आपका कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह से उसने अपने मित्र को एक उपहार दिया, इस तरह से। अब बात करें कॉम्प्लीमेंट के बारे में, तो नाउन्स कैन फंक्शन एज कॉम्प्लीमेंट्स। नाउन किसी सेंटेंस में एज अ कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किया जा सकता है, उसका यूज करते हैं हम लोग बाय रीनेमिंग और प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। और ये करता क्या कॉम्प्लीमेंट, वहाँ पर या तो उस चीज़ का नाम दूसरा लेके यूज किया जाता है, मतलब उसको रीनेम करते हैं, या फिर वहाँ पर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है उस नाउन के बारे में, ये कॉम्प्लीमेंट। अबाउट द सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट के बारे में, यूजुअली फॉलोइंग लिंकिंग वर्ब्स लाइक इज और बिकम्स। सेंटेंस होगा, एक सेंटेंस होगा, यहाँ पर एक सब्जेक्ट यूज होगा, फिर यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब आएगी, फिर यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आएगा, और ये कॉम्प्लीमेंट जो है इस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, इस तरह से।
जैसे कि सी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर, तो वह क्या है, तो आंसर है कि डॉक्टर है। तो डॉक्टर ही सी है और सी ही डॉक्टर है, दोनों लोग एक ही हैं। बस सी के बारे में जानकारी कुछ अतिरिक्त, कुछ एक्स्ट्रा में देखने को यहाँ पर मिल रही है अ डॉक्टर से। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गया, और ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। एक नाउन जो है किसी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज किया जाता है। नाउन्स ऑफन फॉलो प्रपोजिशंस टू फॉर्म फ्रेजेस दैट एड कॉन्टेक्स्ट सच एज टाइम, प्लेस, मैनर। जब किसी प्रपोजिशन के साथ में एक नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है तो वो फ्रेज बन जाता है, वो फ्रेज बनता है प्रपोजिशनल फ्रेज। अब वो किसी सेंटेंस में किसी टाइम, प्लेस या मैनर को इंडिकेट करने के लिए वहां पर यूज किया जाता है। जैसे कि द कैट स्लीप्स, तो कैट जो सोती है, स्लीप सोती है, कहाँ पर सोती है, ऑन द सोफा। तो ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है जिसमें ये प्रपोजिशन आई है, ये डिटर्मिनर है, ये आपका नाउन है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस प्रपोजिशन का, और ये कंप्लीट आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है। और ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है कि वो कहाँ सोती है, तो आंसर आ रहा है सोफे पर। तो ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज जो है वो प्लेस के लिए या प्लेस के तौर पर काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह है। अब बात करते हैं नाउन फ्रेजेस एंड मॉडिफायर्स। कभी कभी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए वहाँ पर कुछ मॉडिफायर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। अ नाउन फ्रेज, जो कि नाउन फ्रेज बन जाता है। अ नाउन फ्रेज कंसिस्ट्स ऑफ अ नाउन अलोंग विद इट्स मॉडिफायर्स। नाउन फ्रेज के अंदर एक आपका नाउन होता है और उसके साथ उसके कुछ मॉडिफायर्स जुड़े हुए होते हैं। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और क्वांटिफाई इट। या तो वो जो फ्रेज में जो यूज हो रहे हैं मॉडिफायर्स, या तो वो उसको डिस्क्राइब करते हैं या उसकी क्वांटिफाई, मतलब उसकी क्वांटिटी बताते हैं वो कितना है। अभी आगे हम देखेंगे, जैसे मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे हमने लिखा अ मैन, तो मैन कितना है, एक। तो ये दोनों मिलकर के हो रहे हैं आपके नाउन फ्रेज बना रहा है। अ मैन, हम ऐसे लिखें अ मैन विद ए पेन। अब ये मॉडिफायर है, उस नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है, और यहाँ पर एक डिटरमिनर यूज हुआ है। तो ये कंप्लीट आपका ये इतना हिस्सा जो है ये पूरा का पूरा कहलाएगा नाउन फ्रेज, इस तरह से इसको बोलते हैं। तो यहाँ मॉडिफायर भी है, यहाँ क्वांटिटी भी आ रही है उसकी कि कितना आदमी है, इस तरह से भी। और जो मॉडिफायर्स होते हैं वो उस नाउन की जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को वो डिस्क्राइब करते हैं कि वो किस तरह से काम वहाँ पे कर रहा है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उसके पास क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिटरमिनर्स की। तो डिटरमिनर्स क्या करते हैं, स्पेसिफाई विच नाउन इज बीइंग रेफर टू, कि वहाँ पर किस नाउन के बारे में बातचीत हो, इसको स्पेसिफाई करने के लिए वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं डिटरमिनर्स। जैसे कि दिस है, दैट है, द है, वन है, ऐसे हम यूज़ करते हैं। हालांकि वन तो यूज़ नहीं करते क्योंकि वन जो है वो क्वांटिफायर्स में आता है, क्वांटिटी बताने के लिए। हालांकि हम डिटरमिनर के अंदर जो है ए और एन को रखते भी हैं। फिर बात करते हैं क्वांटिफायर्स के बारे में। इंडिकेट क्वांटिटी और नंबर, वो उस नाउन की क्वांटिटी या नंबर के बारे में बताते हैं। जैसे कि हम सम यूज़ कर दें, मैनी है, फ्यू यूज़ कर दें, इस तरह से। फिर बात करें प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में। फर्दर डिटेल कैन बी एडेड बाय इंक्लूडिंग फ्रेजेस दैट एक्ट एज एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। और कभी कभी क्या होता है कि हम उस नाउन के साथ में जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं वो यूज़ कर देते हैं, तो वो यहाँ वहाँ पर या तो एडवर्ब की तरह काम करने लगते हैं या फिर वो एडजेक्टिव तरह काम करने लगते हैं। जैसे कि दी ओल्ड डस्टी बुक्स, ये हो जाएगा नाउन, और उसके पहले ये एडजेक्टिव्स हो जाएंगे अलग अलग, और ये डिटरमिनर हो जाएगा। ऑन द सेल्फ, अब ये आपका हो जाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज, और ये काम कर रहा है आपका एडजेक्टिव की तरह इस नाउन के लिए। तो यहाँ पर ये तो आपका मॉडिफायर हो गया, ये आपके एडजेक्टिव्स, डिटरमिनर्स वगैरह हो गए, और इन सबको मिला करके बोलेंगे नाउन फ्रेज। वर फैसिनेटिंग, ठीक है।
वह पुरानी धूल भरी किताबें या वे पुरानी धूल भरी किताबें जो शेल्फ पर थीं बहुत दिलचस्प थीं। तो ये हिंदी मीनिंग भले ही निकलेगा, लेकिन मीनिंग से ज़्यादा ज़रूरी इसको ब्रेक करना। तो ये अपना मॉडिफायर है, ये अपना नाउन है, और ये अपने एडजेक्टिव्स वगैरह यूज़ यहाँ पर हुए हैं जो कि इस नाउन के लिए ही प्रयोग हो रहे हैं। तो इस आगे वाले को इसके साथ में जोड़ा जाएगा, ठीक है, और इसको इसके साथ में जोड़ा जाएगा, और पूरे को मिला करके बोलेंगे नाउन फ्रेज, इस तरह से। फिर बात करते हैं कि जेंडर और नंबर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि नाउन में अगर आप जेंडर और नंबर नहीं सीखा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो बात करते हैं, सम लैंग्वेजेस असाइन ग्रामेटिकल जेंडर। हर लैंग्वेज में अपना अपने बोलने और लिखने का तरीका होता है, और ग्रामर के अंदर हम बात करें तो उसमें मैस्कुलिन जेंडर होता है, फेमिनिन जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है, कॉमन जेंडर होता है। ये सारे जेंडर देखने को मिलते हैं उस नाउन के लिए, विच अफेक्ट्स द फॉर्म ऑफ अकम्पनिंग एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। और उस नाउन के अकॉर्डिंग, उस जेंडर के अकॉर्डिंग ही हम एडजेक्टिव्स और वर्ब्स का यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना होगा। इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बात करें, जेंडर इज टिपिकली नेचुरल। उस नाउन का जेंडर ऑलरेडी क्लियर होता है, उसको पढ़ के समझ में आ जाता है। बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स, और हमें कैसे पता चलता है उसका, या तो बायोलॉजिकल या कल्चर फैक्टर देख के हमें पता चल जाता है, रदर देन स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल रूल्स। ग्रामेटिकल रूल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर उसका फैक्टर पता करना कि वो क्या है और क्या नहीं है, इस तरह से। फिर बात करें नंबर के बारे में, तो नाउन्स एक्सप्रेस वेदर दे रिफर टू अ सिंगल एंटिटी, सिंगुलर और मोर देन वन, यानी कि प्लूरल। नंबर से ये पता चल जाता है कि वो नाउन सिंगुलर है कि वो प्लूरल है। अब सिंगुलर में काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, और प्लूरल है तो वो किस टाइप का प्लूरल है, हमें ये देखना होता है। तो जैसे हमने लिखा माउस, तो माउस एक सिंगुलर वर्ड है और माउस का प्लूरल होता है माइस, MICE। ऐसी एक वर्ड और है लाउज, LOUSE, और इसका प्लूरल बन जाता है लाइस, LICE, इस तरह से। तो हमें सिंगुलर प्लूरल के बारे में भी अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें ये पता ही ना हो कि इसका मतलब क्या है तो हम इसको सिंगुलर ही मानेंगे, हम इसको प्लूरल भी मान सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए, तभी तो क्लियरिटी आएगी ना। तो पता होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर बात करते हैं पजेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन, कि नाउन के जो पजेसिव फॉर्म्स होते हैं वो किस किस तरह से बन सकते हैं, उसका क्या क्या मीनिंग होता है। तो पजेसिव फॉर्म्स शोज ऑनरशिप और एसोसिएशन। जब हम पजेसिव फॉर्म का यूज़ करते हैं तो उससे दो चीज़ निकल के आती हैं, या तो हमारा ऑनरशिप, हमारा मालिकाना हक निकल के आता है, या एसोसिएशन, उससे जो हमारा जुड़ाव है, जो उससे रिश्ता हमारा है, वो देखने को वहाँ पर मिलता है। दे आर फॉर्म्ड बाई एडिंग एन अपस्ट्रॉफी एंड इन मैनी केसेस एन एस टू द नाउन। या तो हम किसी वर्ड को पजेसिव केस बनाने के लिए, जैसे मान चलिए हमने यहाँ पर लगाया राम, तो राम के साथ में लगाया अपस्ट्रॉफी, हमें यहाँ पर एस भी जोड़ना पड़ेगा, तो एक तो तरीका ये हो गया। और कभी कभी क्या होता है, किसी वर्ड के लास्ट में ऑलरेडी एस लिखा हुआ मिलता है, जैसे किड्स है, तो हम वहाँ पर केवल अपस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस छोड़ देते हैं। कुछ लोग लगा भी देते हैं, लेकिन इसको इग्नोर करना चाहिए। तो इस तरह से पजेसिव केसेस लिखे जाते हैं जो मालिकाना हक दिखाते हैं। जैसे कि सारास बाइसिकल, सारा की साइकिल जो वो यूज़ करती है, तो उसका मालिकाना हक दिखाया जा रहा है। अब अगर मैं ऐसे लिखूं कि राम्स ब्रदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब राम का अपने भाई के ऊपर हक नहीं है, यहाँ पर रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है, यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है, तो सॉरी TIO है। तो आप दो चीज़ याद रखिए कि पजेसिव केस का मतलब ऑनरशिप ही नहीं होता है, रिलेशनशिप भी दिखाना होता है। तो राम का उसके भाई से रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है अपस्ट्रॉफी से, और सारा बाइसिकल का मतलब सारा का मालिकाना हक दिखाया जा रहा है उस बाइसिकल के ऊपर। बहुत कन्फ्यूजन लोगों को होता है, लोग समझते हैं कि पजेसिव केस ही का मतलब पोजीशन ही होता है, तो पोजीशन मतलब ऑनरशिप नहीं होता हमेशा, उसके मतलब और भी हो सकते हैं। फिर बात करते हैं रोल ऑफ नाउन्स इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन का यूज़ क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में नाउन जो है वो नाउन क्लॉज के तौर पर काम करता है।
नाउन्स आर नॉट जस्ट स्टैंड अलोन वर्ड्स। नाउन्स ना सिर्फ केवल शब्द होते हैं बल्कि वो क्लॉजेस का भी काम करते हैं, वो फ्रेजेस का भी काम करते हैं। दे ऑफन फॉर्म द कोर ऑफ लार्ज कंस्ट्रक्शंस। इससे बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस बन सकते हैं। जैसे कि पहला लेते हैं हम लोग नाउन क्लॉज के बारे में कि नाउन क्लॉज के तौर पर इसका यूज कैसे करते हैं। अ नाउन क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। ग्रामर में नाउन क्लॉज को सबऑर्डिनेटेड क्लॉज कहा जाता है। दैट फंक्शंस एज अ नाउन विद इन अ सेंटेंस। जिसका सेंटेंस के अंदर जो यूज किया जाता है वो नाउन की तरह ही किया जाता है। इसका मतलब या तो वो सब्जेक्ट होगा या वो ऑब्जेक्ट होगा या वो कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा। इस तरह से जैसे हमने लिखा वॉट यू डिसाइडेड, जो तुमने डिसाइड किया था, जो तुमने निर्णय लिया था इस फाइनल, वह फाइनल है। तो अगर मैं बात करूं कि इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर कि व्हाट यू डिसाइडेड ये इसका प्रेडिकेट है। तो हमने ध्यान दिया यहाँ पर कंजंक्शन भी है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो ये अपना कहलाएगा नाउन क्लॉज, काम कर रहा है सब्जेक्ट का इस प्रेडिकेट के लिए। तो ये नाउन क्लॉज सब्जेक्ट का भी काम करती है। फिर बात करते हैं एम्बेडेड फ्रेजेस के बारे में। Noun phrases can be embedded within other structures to add descriptive depth and detail. जब कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर में या स्ट्रक्चर्स में हम लोग नाउन फ्रेज को उसमें डालते हैं तो उसके मीनिंग में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है और ज़्यादा मीनिंग कन्वे होती है अलग से। तो वो एम्बेडेड फ्रेज के तौर पे जाने हो जाते हैं। जैसे कि द आइडिया दैट ही प्रपोज्ड वॉज इनोवेटिव। जो आइडिया उसने प्रस्तुत किया था वह जो था इनोवेटिव था, वो एकदम नवीनतम कैटेगरी में था और बिल्कुल हट कर के था। तो आप ध्यान दीजिए अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर इस आइडिया के लिए यहाँ पर एक एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ कर दिया इस तरह से। तो यह है तो एडजेक्टिव क्लॉज, अब इसको हटा दिया जाए। दैट ही प्रपोज्ड वॉज इनोवेटिव, तो ये नाउन क्लॉज आपका बन जाएगा। और दैट से सेंटेंस शुरू होता नहीं तो यहाँ पर आपको द फैक्ट इस तरह से लिखा जाता है। तो बेसिकली लोग यहाँ पे द फैक्ट को हटा देते हैं और दैट से शुरू कर देते हैं सेंटेंस को। तो फिर ऐसे टाइप का जो सेंटेंस है वो आपका नाउन बन जाता है, कभी वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा। फिर बात करते हैं कॉमन एरर्स के बारे में एंड टिप्स फॉर नाउन यूसेज। कुछ कॉमन एरर्स हमें याद रखनी होती हैं और कुछ नाउन यूसेज याद रखने होते हैं जो हमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड यूसेज ऑफ नाउन आर क्रूशियल। नाउन का सही से उसका हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाना, समझ एक अच्छी डेवलप होना और उसका सही यूज़ करना एक क्रूशियल चीज़ है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छी कम्युनिकेशन करने के लिए। फिर भी उसके कुछ टिप्स और पिटफॉल्स जिसकी मिस्टेक्स जो हो सकती है वो कवर करते हैं। जैसे लोग क्या करते हैं कि मैन जो है उसका प्लूरल हो जाता है मैन, MEN हो जाएगा। अब लोग क्या करेंगे कि चाइल्ड का चिल्ड्रन का देते हैं और चिल्ड्रन में कभी कभी एस जोड़ देते हैं तो चिल्ड्रंस का देते हैं, तो वो सब गलत होता है। तो पहली बात तो मैन का प्लूरल MANS नहीं होता है, MEN होता है। चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है प्लूरल। लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं तो वो भी आपको याद रखना होगा कौन सा प्लूरल किस तरह से बनता है, वो भी उसके अलग रूल होते हैं। फिर पजेसिव केस का लोग मिसयूज़ करते हैं, सभी जगह लगा देते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। जैसे कि इट्स जो है वो पजेसिव केस का है और इट्स जो लिखा जाता है वो इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है। इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म जो है वो इट्स होता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझना होगा, ये भी आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ते होंगे। इससे संबंधित मिस्टेक भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती हैं। ओवर जनरलाइजिंग रूल्स, तो ओवर एक तो कर देना, किसको कर देना, जनरलाइजिंग रूल्स को और ज़्यादा जनरलाइज कर देना, उसको एकदम कॉमन तौर पे यूज़ करने लगना, गलत को भी सही कर देना, सही को भी गलत कर देना, तो ये सब गलत होते हैं। जैसे लोग इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस बोल देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। इन्फॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसका इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, उसका सही फॉर्म होता है इन्फॉर्मेशन। तो लोग अपने हिसाब से इंग्लिश को बना रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, ऐसा कुछ मत करें क्योंकि हमें वही चीज़ करनी जो एक्चुअल में होनी चाहिए। फिर बात करते हैं इनकंसिस्टेंट मॉडिफायर्स के बारे में कि मॉडिफायर्स ही गलत तरह से यूज़ कर देते हैं कभी कभी। तो याद क्या रखना है, एंश्योर दैट एडजेक्टिव्स एंड अदर मॉडिफायर्स एग्री विद द नाउन इन नंबर एंड मीनिंग।
जब भी हमें मॉडिफायर्स का यूज़ करना होता है तो उसके नंबर और मीनिंग को हमें ध्यान रखना होता है। लड़की है तो लड़की वाली मॉडिफायर्स यूज़ होनी चाहिए, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वाले मॉडिफायर्स यूज़ होने चाहिए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। Tips for mastering include regular practice, reading extensively, and revisiting grammar rules to reinforce proper usage. हमें पढ़ना होगा, लिखना होगा, बोलना होगा, समझना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी होगी ताकि चीज़ हमें और ज़्यादा क्लैरिफाई उसमें क्लैरिटी हमें मिल सके। ये चीज़ हमें याद रखना होगा, हम क्लैरिफाई कर भी सकें, हम उसका जस्टिफिकेशन भी दे सकें कि आखिर में ये शब्द किस तरह से बना है या किस तरह से यूज़ हम कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। फिर बात करते हैं समरी और की टेक्स अवेज के बारे में कि आखिर हमें क्या याद करना है, क्या समझना है टोटली। तो नाउन्स आर एसेंशियल टू लैंग्वेज। लैंग्वेज के लिए या इंग्लिश के लिए नाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दे नेम एंड डिफाइन द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि जो भी शब्द यूज़ होते हैं, जो भी चीज़ हमें आसपास दिखाई देती हैं, उनको वो डिफाइन करते हैं। एंड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, और सही तरह से कम्युनिकेट कर सके उसके लिए हमें वो सिखाते हैं किस तरह से हम उसको काम में ले सकते हैं। तो सब मिला के नाउन क्या होते हैं? नाउन नेम यानी कि नेमिंग वर्ड हैं जिसमें पीपल, प्लेस, थिंग, आइडियाज़ देखने को मिलती हैं, और ये कॉमन होता है, प्रॉपर होता है, कॉन्क्रीट होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है, कलेक्टिव होता है, कंपाउंड होता है। इतने फॉर्म्स में देखने को मिलता है और इनके अलग अलग रूल्स होते हैं जो कि हमें याद रखने होते हैं। फिर फंक्शंस की बात करें तो ये सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है किसी वर्ब के या प्रेडिकेट के। ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है किसी वर्ब के या प्रपोजिशन के। ये किसी कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है किसी सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर या फिर किसी ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, या पार्ट्स ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। और प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाने में इसका अहम रोल होता है, बिना इसके प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं बन सकता है। और दो बातें और भी आपको याद रखनी है। पहली बात तो ये कि प्रेपोजिशनल फ्रेज को प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, और दूसरी बात ये कि वो दो तरह से काम करता है। फंक्शन उसका दो होते हैं, चेहरा होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज का, और फंक्शन दो होते हैं, या तो आपका एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है या फिर वो एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है। फिर बात करें मॉडिफायर्स की, तो ये मॉडिफायर्स जो है वो एक्सपेंडेड होते हैं, और बेसिकली एक्सपेंडेड फॉर्म में जो होता है तो उसमें ये होता है कि उसकी मीनिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी मीनिंग और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो क्लैरिटी आ जाती है और चीज़ें और ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। तो एक्सपेंडेड बाय एडजेक्टिव्स, डिटरमिनर्स, क्वांटिफायर्स एंड एडिशनल डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स उसमें जुड़े होते हैं उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, जो कि वो नाउन फ्रेज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बात करते हैं पजेसिव एंड नंबर्स। तो किस चीज़ पर अथॉरिटी शो करने के लिए पजेसिव केस यूज़ होगा? केवल अपस्ट्रॉफी आएगा कि अपस्ट्रॉफी साथ में ऑफ आएगा, या अपस्ट्रॉफी नहीं आएगा कि ऑफ का कॉम्बिनेशन चलेगा, या अपस्ट्रॉफी बाद में आएगा ऑफ पहले आएगा, कि कहाँ पर क्या चीज़ आएगी वो भी आपको याद रखना होगा। और हर एक चीज़ मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ, आप वो भी जा कर के पढ़ सकते हो। फिर बात करें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो जो नाउन क्लॉजेस होते हैं वो एम्बेडेड फ्रेज के तौर पे भी यूज़ होते हैं, और कभी कभी नाउन क्लॉजेस सेंटेंस के बीच में होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली काम करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पर। तो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको नाउन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आपको कितना रेडी करना है किसी भी तरह से नाउन को ताकि कोई मिस्टेक ना हो, तो वो इस तरह से आप इसको रेडी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में।